नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। दिल्ली में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे देश की राजधानी दिल्ली घूमने का विचार कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास सिर्फ एक दिन है तो आज हम आपको दिल्ली के लिए कंप्लीट गाइड करेंगे और आपको दिखाएंगे दिल्ली का लाल किला, कुतुब मीनार और हुमायूं टॉम्ब जैसे बेहतरीन स्थानों को जिन्हें आप एक दिन में आराम से देख सकते हैं। तो आइए मिलकर एक्सप्लोर करते हैं दिल्ली हमारे देश भारत की राजधानी है। यहाँ पहुँचना बहुत आसान है। दिल्ली आप बाय ट्रेन, बाय बस और बाय फ्लाइट बहुत इजीली पहुँच सकते हैं। अब बात करें कि दिल्ली में आप कहां पर रुक सकते हैं, तो यहां पर जगह जगह पर कई सारी होटल्स बनी हुई हैं जो कि लो बजट से लेकर हाई बजट तक अवेलेबल होती हैं। अगर बेस्ट लोकेशंस के बारे में बात करूं तो आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने भी रुक सकते हैं, जो कि पहाड़गंज वाला एरिया है। यहां पर आप देखेंगे तो लाइन से कई सारी होटल्स बनी हुई हैं जो कि आपको ईजिली अवेलेबल हो जाती हैं। आप यहां पर ईजिली स्टे कर सकते हैं। दिल्ली में सबसे पहले हम चल रहे हैं लाल किले को एक्सप्लोर करने, जिसका डिस्टेंस न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से लगभग 3 से 4 किलोमीटर का है। यहाँ पहुँचने के लिए आप कैब, ऑटो रिक्शा, बस या मेट्रो की सहायता ले सकते हैं। लाल किला घूमने का टिकट शुल्क लगता है 50 रुपीज़ पर पर्सन का, लेकिन अगर आप किले के साथ म्यूज़ियम भी देखना चाहते हैं तो आपका टिकट शुल्क लगेगा 80 रुपीज़ पर पर्सन का। लेकिन मैं आपको एक फ़ायदे की बात बताना चाहूँगी कि आप ऑफलाइन टिकट की जगह QR कोड की सहायता से ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं तो ये टिकट आपको बहुत सस्ता पड़ेगा। अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं तो आपको 50 रुपीज़ का टिकट सिर्फ 35 रुपीज़ में पड़ेगा, और अगर आप म्यूज़ियम और फोर्ट का कंबाइंड टिकट लेते हैं तो 80 रुपीज़ की जगह सिर्फ 56 रुपीज़ का टिकट ये आपको पड़ेगा। लाल किले में प्रवेश करने के लिए 2 मुख्य दरवाजे हैं, एक दिल्ली गेट, एक लाहौरी गेट। ये है दिल्ली गेट, जहाँ से अभी प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। किले के अंदर जो मुख्यतः प्रवेश दिया जाता है वो है लाहौरी गेट, जो कि इस गेट से लगभग 6 से 700 मीटर्स की दूरी पर है। लाल किला सुबह सूर्योदय से सूर्यास्त तक ओपन रहता है, लेकिन इसके म्यूज़ियम का टाइमिंग है सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक। लेकिन एक बात ध्यान रखने की है कि मंडे के दिन लाल किले का अवकाश होता है। अब लाल किले के लाहौरी गेट पर हम पहुंच चुके हैं, जो कि किले का मुख्य प्रवेश द्वार है टूरिस्ट के लिए। ये वही स्थान है जहां पर हर साल 15 अगस्त के दिन हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी झंडा फहराते हैं और यहीं से वो देश को संबोधित करते हैं। इस किले का निर्माण 17वीं शताब्दी में मुगल शासक शाहजहां द्वारा किया गया था। लाल किला विश्व धरोहर है, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और इस किले के बारे में खास बात है कि इसको बनने में लगभग 10 साल का समय लगा था। इस किले का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया है, इसीलिए इसे रेड फोर्ट कहा जाता है। ये है लाल किले का लाहौरी गेट, जिसके पास हम आ चुके हैं। ये काफ़ी विशाल दरवाज़ा है, दूर से देखने में इतना ज़्यादा बड़ा नहीं लगता, लेकिन जब इसके पास आते हैं तो ये काफ़ी बड़ा नज़र आता है। और लाहौरी गेट से अंदर होते हुए हम किले के अंदर प्रवेश करते हैं। लाहौरी गेट से प्रवेश होते ही नज़र आता है मीना बाज़ार, जो कि काफ़ी बड़ा बाज़ार है और किले के अंदर ही लगा हुआ है। मीना बाज़ार को छत्ता चौक के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक तरह का ढका हुआ बाज़ार है, क्योंकि ऊपर से ये पूरी तरह शेडेड है। इसके बारे में यहाँ पर जानकारी भी लिखी हुई है इस बोर्ड पर। ये है नगाड़ा घर, जिसे नौबत खाना के नाम से जाना जाता है। जब भी शहंशाह या कोई भी विशिष्ट व्यक्ति इस किले के अंदर प्रवेश करते थे तो यहाँ पर नगाड़े बजाए जाते थे उनके स्वागत के लिए।
ये है दीवाने आम, जहाँ पर बादशाह या शहंशाह बैठा करते थे और पब्लिक की जो शिकायतें थी, उनकी जो प्रॉब्लम्स थी, उन्हें सुना करते थे। पब्लिक के बैठने की जगह या खड़े होने की जगह ये हुआ करती थी जहाँ पर अभी ये गार्डन बना हुआ है। यहाँ पूरे एरिया में पब्लिक आया करती थी अपनी परेशानी लेकर, अपनी प्रॉब्लम लेकर, और यहाँ पर बादशाह बैठा करते थे जो कि उनकी प्रॉब्लम्स को सुनते थे और यहीं पर उनका समाधान किया जाता था। ये जो संगमरमर का सीट आप देख रहे हैं, ये वही स्थान है जहाँ पर बादशाह बैठा करते थे और यहीं पर पूरा दरबार लगा करता था। ये महल है रंग महल, जिसे रंगों का महल भी कहा जाता है। एक्चुअल में पुराने समय में इस महल के अंदर बहुत ही सुंदर चित्रकारी की गई थी जो कि अलग अलग रंगों की थी। इस वजह से इस महल का नाम रंग महल पड़ा है। ये शाही परिवार का निजी निवास स्थान हुआ करता था जो कि सबसे बड़ा था और इसकी कारीगरी देखने लायक है। अंदर से देखा जाए तो ये बहुत सुंदर लगता है। हालांकि अभी इसके अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, इस वजह से इसके अंदर की कारीगरी इतनी ज़्यादा देखने हमें नहीं मिल पा रही है। लेकिन इस महल के आसपास भी कई सारे महल बने हुए हैं जिन्हें यहाँ पर लिखे शिलालेख के अनुसार शीश महल कहा जाता है, जहाँ पर कांच के शीशों का काम किया गया है और कांच के शीशे कुछ इस तरह से लगाए गए हैं अंदर की ओर कि जब प्रकाश उन पर पड़े तो पूरा का पूरा महल जगमगा उठे। रंग महल के पास में कुछ इस तरह का तालाब भी बना हुआ है जिसमें पुराने समय में फव्वारे चला करते थे और यहाँ बीच में जो कुंड हुआ करता था उसमें एक ऐसा फव्वारा था जो कि हाथी दांत का बना हुआ था। इस किले में महलों के नीचे कई सारे अंडरग्राउंड रास्ते बने हुए हैं, यानी कि टनल्स बनी हुई हैं जो कि एक तरह के खुफिया रास्ते हैं जिन्हें पुराने समय में उपयोग किया जाता था। ये जो पीछे आप महल देख रहे हैं इसका नाम है खास महल, जो कि बादशाह का निजी आवास स्थान हुआ करता था। इसमें कुछ कमरे बने हुए हैं जहाँ पर बादशाह रहा करते थे और एक कमरा ऐसा है जहाँ पर वो इबादत किया करते थे। ये है दीवाने खास, जहाँ पर बादशाह अपने मुख्य मंत्रीगणों और मेहमानों के साथ मंत्रणा किया करते थे, यानी कि ये उनका प्राइवेट मीटिंग हॉल हुआ करता था जहाँ पर जो मुख्य डिस्कशन हुआ करते थे वो यहीं पर हुआ करते थे। इन महलों को बहुत ही सुंदर कारीगरी के साथ बनाया गया है और जो कारीगरी है वो बहुत महीन है, जिसे संगमरमर पर बनाया गया है। यहाँ सामने की ओर जो सिंहासन रखा हुआ है वहीं पर बादशाह बैठा करते थे और ये जो स्थान देख रहे हैं ओपन वाला, यहाँ पर मंत्रीगण बैठा करते थे और यहीं पर चर्चाएं हुआ करती थी। ये है शाही हमाम घर, जिसे स्नान घर के नाम से भी जाना जाता है। जो बादशाह हुआ करते थे, जो रॉयल फैमिली हुआ करती थी, उनका ये बाथरूम है एक तरह का जहाँ पर वे स्नान करते थे। यहाँ पर अंदर अलग अलग फैसिलिटीज़ हैं जो कि वो यूज़ किया करते थे। हमाम के अंदर प्रवेश करने का द्वार अभी बंद किया हुआ है, इस वजह से हम इसे अंदर से नहीं देख सकते। ये है मोती मस्जिद, जिसका निर्माण औरंगज़ेब ने अपने निजी उपयोग के लिए किया था, यानी कि ये औरंगज़ेब की निजी मस्जिद हुआ करती थी। ये है हयात बख्श, जो कि चार बाग शैली में बना एक गार्डन एरिया है।
इस गार्डन के चारों ओर आप देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ पुरानी इमारतें नज़र आएंगी, जो कि ऐतिहासिक इमारतें हैं मुग़ल कालीन। और इसके साइड में आपको नज़र आएगा म्यूज़ियम एरिया। अब लाल किले के अंदर बने म्यूज़ियम्स के पास में हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर कुल मिलाकर 7 म्यूज़ियम्स बनाए गए हैं, यानी कि 7 संग्रहालय हैं यहाँ पर, जो कि मोस्टली भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित हैं। यहाँ जो ये म्यूज़ियम्स की बिल्डिंग है ये ब्रिटिश कालीन नज़र आती हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स का भी एक टाइम पर लाल किले पर कब्ज़ा हुआ करता था। सबसे पहले तो भारत में आए मुग़ल, जिन्होंने बनाया इस लाल किले को। जब मुग़लों का आधिपत्य चला गया तो ब्रिटिशर्स का काल आया, तो ब्रिटिशर्स ने इस किले पर अपना आधिपत्य जमाया और उस दौरान कुछ इस तरह की बिल्डिंग्स यहाँ पर बनाई गई। जब ब्रिटिशर्स का काल चला गया तो भारतीय सेना के अंडर आ गया ये किला, और फिर बाद में इन बिल्डिंग्स को म्यूज़ियम बना दिया गया है। लाल किले में अगर आप चाहें तो लाइट एंड साउंड शो को भी एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ हर शाम 2 शो होते हैं एक्सेप्ट मंडे। टाइमिंग शो के कुछ इस प्रकार होते हैं। अगर इसके प्राइजेस के बारे में बात करें तो स्टार्टिंग प्राइस है 250 रुपीज़ का। टिकट्स आप ऑनलाइन बुक माई शो से बुक कर सकते हैं या फिर यहाँ विंडो पर आकर ऑफलाइन टिकट्स ले सकते हैं। अब लाल किले को हमने एक्सप्लोर कर लिया है। इस किले को देखने में लगभग 2 से 3 घंटे का समय लगता है, और अगर बेस्ट फ़ोटो पॉइंट के बारे में बात करें तो आप लाहौरी गेट के बाहर खड़े होकर बहुत अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। अब लाल किले को देखने के बाद हम चल रहे हैं कुतुब मीनार को एक्सप्लोर करने, जिसका डिस्टेंस लाल किले से लगभग 19 किलोमीटर्स का है, जहां तक आप किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आसानी से पहुंच सकते हैं। अब दिल्ली की एक मशहूर टूरिस्ट प्लेस को हम देखने आ चुके हैं, जिसका नाम है कुतुब मीनार। ये मीनार 5 मंजिला है और इसके चारों ओर एक काफ़ी बड़ा परिसर बना हुआ है, जिसे भी देखा जा सकता है। इस पूरे परिसर को देखने का और कुतुब मीनार को देखने का टिकट शुल्क लगता है 40 रुपीज़ पर पर्सन का। लेकिन अगर आप यहाँ ऑनलाइन QR कोड की सहायता से टिकट बुक करते हैं तो आपका पर पर्सन टिकट लगता है 35 रुपीज़ पर पर्सन का। इस किले का नाम लाल कोट है और यह 900 वर्ष पुराना है। यहाँ पर आनंगपाल तोमर जी आए थे और उन्होंने इस किले को बसाया था। बाद में वो अपने ग्रैंडसन पृथ्वीराज चौहान साहब को गिफ्ट कर गए और उन्होंने एक और किला इसमें ऐड किया और उसका नाम रखा गया किला राव पिथौरा। दूसरी लड़ाई में वो मोहम्मद गौरी साहब से हार गए 1192। तो मोहम्मद गौरी जब यहाँ पधारे तो उनका एक ग़ुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसका लास्ट में सरनेम लिखा हुआ ममलुक, उसको उन्होंने अपना कमांडर बनाया। कमांडर यहाँ लिखा मिला हमें सिपह सालार। तो उनको ये हक दिया कि वो जीत की खुशी में मीनार और मस्जिद बनाएंगे। तो उन्होंने 1197 में इस मस्जिद को पूरा किया और मस्जिद का नाम दिया कुव्वत उल इस्लाम। तो मोहम्मद गौरी साहब ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और कुतुबुद्दीन साहब नेक्स्ट कमांडर बन गए। 1206 में उनकी हत्या कर दी गई लाहौर में मोहम्मद गौरी साहब। तो कुतुबुद्दीन ही सुल्तान बने और उनका जो गुलाम वंश है वो करीब 87 ईयर्स चला। तो उनकी 3 लड़कियां हुई। उनको पोलो खेलने का बहुत शौक था। एक दिन वो पोलो खेल रहे थे घोड़े पर, तो वो घोड़े से गिर के मर गए। आज भी उनकी कब्र लाहौर में है। और उसके बाद उनकी जो 3 सुंदर बेटियां थी, यहाँ लिखा है कि एक उनके दामाद, उनको चुना गया सुल्तान शमशुद्दीन इल्तुतमिश, उनका मकबरा ये है। और इल्तुतमिश साहब के 4 बच्चे हुए,
लेकिन लड़की सबसे अच्छी थी रजिया सुल्तान, उन्हीं को बना गए। और यहाँ मकबरे पर लिखा हुआ है कि जब वो अल्लाह को प्यारे होंगे तो यहीं पर दफना दिया जाए। तो अल्तमश साहब यही हैं। और ये टूम उनकी बेटी ने बनवाया। 4 साल बाद वो हार गई लड़ाई और वो 4 साल ही रही। उसके बाद उनके भाइयों के नाम यहाँ लिखे हैं, रुकनुद्दीन फिरोज़ और बैरम शाह। अब आ गए अलाउद्दीन खिलजी और ये उनकी मीनार है जो अधूरी रह गई और उन्होंने मस्जिद को बड़ा भी करवाया। इसका नाम ही हमारी गवर्नमेंट ने अलाई मीनार रख दिया। इसका डायमीटर करीब 28 मीटर है, लेकिन ये पूरी नहीं हो सकी। और ये जो कुतुब मीनार है इसकी हाइट है अब 238 फीट और सीढ़ियाँ हैं इसमें 379। इसमें कुरानिक इंस्क्रिप्शंस लिखी हुई हैं। इस कैलीग्राफी का नाम दिया गया कूफी राइटिंग और इसमें 3-4 बादशाहों के नाम भी लिखे हैं। इसमें डेट्स लिखी हैं 1199, 1210, 1235, 1295 और लास्ट है 1368 और वहाँ फिरोज शाह तुगलक साहब का नाम लिखा है। और इसको लगभग 200 वर्ष लगे कंप्लीट होने में, क्योंकि कई सुल्तानों ने इंटरेस्ट नहीं लिया। अभी जाना बंद है क्योंकि ये टेढ़ी हो गई है और भूचाल से काफ़ी इसको नुकसान पहुँचा। और इसमें सीढ़ियाँ हैं 379। ध्यान से देखें तो इसमें जो हर बालकनी एक फ्लोर है, तो इसमें 5 फ्लोर हैं। तो जो नीचे से पहली बालकनी है वो कुतुबुद्दीन ने कंप्लीट की है 1210, फिर यहाँ लिखा है 1211 में फिर शुरू हो गई और 1235 में वो जो मार्बल का काम है वो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। बहुत से लोगों का कहना है कि ये ईंटों की बनी है, इसमें 1% भी ईंट नहीं लगी है। इसमें 2 प्रकार के पत्थर लगे हुए हैं। अंदर है उसका नाम ग्रेनाइट या क्वार्ट्स भी बोलते हैं, वो बहुत मजबूत होता है। सारी मीनार उससे बनाई जाती है। और उसके बाद आगे जो बलुआ पत्थर है उसमें अगर लाल रंग है तो उसको हम लाल पत्थर कहते हैं, इसीलिए इसका नाम दिया गया है टॉलेस्ट स्टोन टावर इन इंडिया। अब कुतुब मीनार के पास में बनी कुव्वतुल इस्लामी मस्जिद के अंदर हम चल रहे हैं, जहां पर पुराने समय में 27 मंदिर हुआ करते थे। 27 हिंदू मंदिर थे और जैन, तो 27 नक्षत्रों की वजह से 27 मंदिर बने। और ये जितने भी खंबे हैं ये सब हिंदू रीति से बने हुए हैं। ये देखिए ये मूर्तियाँ। इस मस्जिद के अंदर हिंदू मंदिरों के अवशेष आज भी नज़र आते हैं। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे तो हिंदू मूर्तियाँ आपको यहाँ नज़र आएंगी, कलश का डिज़ाइन नज़र आएगा, कमल की पट्टियाँ यहाँ पर नज़र आएंगी। जो हिंदू मंदिरों में जो कार्विंग की जाती है, जिस तरह की बनावट होती है वो नज़र आ रही है यहाँ पर। और यहाँ आप देखेंगे तो हिंदू मंदिरों की जो घंटियाँ होती हैं, जो घंटियाँ हिंदू मंदिरों का एक नॉर्मल आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है वो भी यहाँ पर बनाया गया है। कलश का जो डिज़ाइन है वो है। हिंदू मंदिरों की जो आकृतियां हैं वो पूरी की पूरी इन पिलर्स में नजर आती हैं। यहाँ बीच वाले हिस्से में एक लोह स्तंभ बना हुआ है, यानी कि एक आयरन पिलर है जिसका वज़न है लगभग 6000 किलो का। और इसकी ऊंचाई के बारे में बात करें, इसकी हाइट के बारे में बात करें तो ये लगभग 7.2 मीटर्स का है। इसका कुछ भाग ज़मीन के नीचे दबा हुआ है। ये जो आयरन पिलर है इसको मेहरौली स्तंभ भी कहा जाता है, क्योंकि इस गांव का नाम मेहरौली है और यह गुप्ता एम्पायर का है। इसमें जो डेट्स आ रही हैं वो 4th सेंचुरी AD आ रही हैं। तो इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय आ रहे हैं और पूरा नाम लिखा है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो उन्होंने लिखा है ये मेरा विष्णु पद है, विष्णु स्तंभ है। और इसकी खास बात यह है कि किसी दक्षिण भारत से आया है, पूर्ण रूप से लोहा है 97%। और इसमें ब्रह्मी लिपि में जो ट्रांसलेशन आ रही है उसमें यही आ रहा है कि गुप्ता एम्पायर के वक्त का है और ये विष्णु ध्वज है। तो इसके ऊपर ऐसा कहा जाता है गरुड़ था जो अभी नहीं रहा, हो सकता है उस समय डैमेज हो गया हो। इसका वज़न 6 टन है। अभी इसको छूना मना है क्योंकि इसकी लिखाई को प्रिजर्व करना है। और यह 900 साल पहले स्थापित हुआ था और आया उड़ीसा से होता हुआ भोपाल, भोपाल से मथुरा, मथुरा से यहाँ आया। लोहे का ये पिलर बहुत पुराना है, लगभग 1600 साल पुराना, जो कि गुप्त काल का है। लेकिन इतना पुराना होने के बावजूद इसमें जंग नहीं लगाया है। कहीं पर भी आप देखेंगे तो इसमें जंग नहीं है, यानी कि उस ज़माने की टेक्नोलॉजी कितनी खास हुआ करती थी, कितनी ज़्यादा विकसित थी, इस पिलर से अंदाज़ा लगाया जा सकता है।
कुतुब मीनार से अगर हम थोड़ा पीछे की ओर आते हैं तो नज़र आता है खिलजी का मदरसा, जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। खिलजी मदरसा के अंदर ही बना हुआ है अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा, जो कि ये वाला है। यहीं पर उसे दफनाया गया था। मदरसा के अंदर कुछ कमरे भी बने हुए हैं जिन्हें भी देखा जा सकता है। साथ ही बीच में एक डोर है जो कि एंट्रेंस डोर हुआ करता था मदरसा के अंदर प्रवेश करने के लिए, और उसके ऊपर एक डोम भी बना हुआ है। कुतुब मीनार के पास में अभी जो आप ये डोम नुमा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसका नाम है अलाई दरवाज़ा, जिसे बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। यह अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया है। इसमें मूल रूप से इस्लामिक आर्किटेक्चर है, लेकिन कमल का फूल भी बने हुए हैं और वहाँ मार्बल में भी बने हुए हैं। तो फूल पत्तियाँ जो है वो तो हिंदुओं में होती हैं, तो इसका नाम दिया गया इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। और यह दरवाज़ा शाही फैमिली के लिए था और इसमें डेट लिखी है 1311। तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया है, इसीलिए इसका नाम अलाही दरवाज़ा है। ये बहुत ही सुंदर बना हुआ है और इसका जो गुंबद है उसकी हाइट है 67 फीट। कुतुब मीनार के टाइमिंग के बारे में बात करें तो ये सूर्योदय से सूर्यास्त तक ओपन रहती है। जैसे कि रेड फोर्ट में मंडे के दिन अवकाश होता है, उस तरह का अवकाश कुतुब मीनार में नहीं होता। ये सभी दिन ओपन रहती हैं, आप कभी भी यहाँ इसे देखने आ सकते हैं। कुतुब मीनार और इसके परिसर को देखने में लगभग 1 से 2 घंटे का समय लगता है। अब बात करें कुतुब मीनार के बेस्ट फ़ोटो पॉइंट के बारे में, तो जब हम कुतुब मीनार से थोड़ा पीछे आते हैं खिलजी के मदरसा के पास में, तो यहाँ से हम कुतुब मीनार के साथ बहुत अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से कुतुब मीनार पूरी फ़ोटो में कैप्चर की जा सकती है। अब कुतुब मीनार को देखने के बाद हम चल रहे हैं हुमायूं टॉम को एक्सप्लोर करने, जिसका डिस्टेंस कुतुब मीनार से लगभग 11 किलोमीटर्स का है और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से हुमायूं टॉम का डिस्टेंस है लगभग 7 किलोमीटर्स का। अब दिल्ली के एक प्रसिद्ध स्थान को हम देखने आ चुके हैं, जिसका नाम है हुमायूं का मकबरा, जिसे हुमायूं टॉम भी कहा जाता है। हुमायूं का मकबरा देखने का टिकट शुल्क लगता है 40 रुपीज़ पर पर्सन का, लेकिन अगर आप यहाँ आकर QR कोड की सहायता से ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं तो आपका टिकट शुल्क लगेगा 35 रुपीज़ पर पर्सन का। अगर इस मकबरे को देखने की टाइमिंग की बात करें तो ये सुबह सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक ओपन रहता है। लेकिन हुमायूं टॉम आजकल रात 9 बजे तक भी ओपन होता है, जिसमें कि आप हुमायूं टॉम को मूनलाइट के साथ देख सकते हैं। अब हुमायूं के मकबरे में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। ये दरवाज़ा है वेस्टर्न गेट, यानी कि पश्चिमी दरवाज़ा, जिसकी ऊंचाई है लगभग 16 मीटर्स की, यानी कि 16 मीटर्स की इसकी हाइट है। और ये काफ़ी विशालकाय दरवाज़ा है, जिसके नीचे वाले पोर्शन में कुछ रूम्स बने हुए हैं और ऊपर वाले जो पोर्शन है इसका, जो सेकंड मंजिल है, उसके अंदर एक कोर्टयार्ड है, यानी कि एक तरह की गैलरी है। और अब इस दरवाजे से होते हुए हम करेंगे प्रवेश टॉम्ब ऑफ हुमायूं में। इस मकबरे के बारे में मैं आपको एक ख़ास बात बताना चाहूँगी कि इस मकबरे का निर्माण हुमायूं की मृत्यु के लगभग 16 साल बाद कंप्लीट हुआ था और इसका निर्माण उनकी बेगम द्वारा किया गया था। हुमायूं की मृत्यु हुई थी 1556 में और उनकी मृत्यु के लगभग 9 साल बाद, यानी कि 1565 में इस मकबरे को बनाने की शुरुआत की गई थी। और ये मकबरा कंप्लीट हुआ था उनकी मृत्यु के लगभग 16 साल बाद, यानी कि 1572 में। हुमायूं का मकबरा एक विश्व धरोहर है, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और इस मकबरे के बारे में एक और ख़ास बात है कि ये भारत का पहला ऐसा मकबरा है जो कि 4 बाग शैली में बना हुआ है, यानी कि इस मकबरे के चारों ओर 4 बाग हैं, यानी कि 4 बगीचे हैं।
इस मकबरे की हाइट के बारे में बात करें तो ये 47 मीटर्स ऊंचा है और इसकी वास्तुकला के बारे में बात करें तो ये फ़ारसी और मुग़ल वास्तुकला में बना हुआ है और इसको बनाने में जो मटेरियल यूज़ किया गया है वो है लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर। हुमायूं का मकबरा ताजमहल के डिज़ाइन की प्रेरणा भी है क्योंकि ताजमहल का डिज़ाइन यहीं से लिया गया है। ये है हुमायूं की कब्र जो कि मुग़ल बादशाह अकबर के पिता थे। इस मकबरे का अंदरूनी डिज़ाइन भी बहुत सुंदर है। आप देखेंगे तो छत की ओर भी काफ़ी अच्छी कारीगरी नज़र आएगी और कई सारी खिड़कियां नज़र आएगी जिससे रोशनी बाहर से अंदर की ओर आती है। हुमायूं की मुख्य कब्र के साथ में आप देखेंगे तो आपको कई सारे दरवाजे नज़र आएंगे, इनके अंदर भी आप जा सकते हैं। यहाँ पर भी कुछ कब्रें बनी हुई हैं। हुमायूं के इस मकबरे में सिर्फ हुमायूं की ही कब्र नहीं है, यहाँ पर 100 से ज़्यादा और भी कई सारी कब्रें बनी हुई हैं जो कि हैं अन्य मुग़ल शासकों और उनके ख़ास लोगों की। हुमायूं टॉम के पास में ही बना हुआ है ईसा खान का मकबरा जिसे भी आप यहाँ देख सकते हैं। बेस्ट फ़ोटो पॉइंट के बारे में बात करें तो हुमायूं टॉम में कई सारे बेस्ट फ़ोटो लोकेशंस हैं जहां से अगर आप फ़ोटोज़ क्लिक करेंगे तो वो कुछ इस प्रकार के नज़र आएंगे। हुमायूं टॉम परिसर में ही हुमायूं म्यूज़ियम भी है जिसे भी अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। इसमें कई सारी पुरानी चीज़ें हैं जिन्हें देखा जा सकता है। म्यूज़ियम को देखने का टिकट शुल्क लगता है 50 रुपीज़ पर पर्सन का। हुमायूं टॉम को घूमने में आपको लगभग 1 से 2 घंटे का समय लगेगा जिसमें कि आप इस पूरे परिसर को आराम से देख सकते हैं। वैसे तो इन सभी स्थानों को आप एक दिन में आराम से देख सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास फिर भी टाइम बचता है तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं इंडिया गेट को। इंडिया गेट को देखने का सबसे अच्छा समय होता है शाम का, जिस दौरान इसका नज़ारा बहुत ही सुंदर नज़र आता है। इंडिया गेट को देखने के लिए कोई भी एंट्री फीस नहीं लगती है और इस स्थान को आप 1 से 1.5 घंटे में आराम से देख सकते हैं। या फिर इंडिया गेट के अलावा आप एक्सप्लोर कर सकते हैं राजघाट, जामा मस्जिद या फिर चांदनी चौक मार्केट को जो कि लाल किले के पास में ही स्थित है। तो ये था दिल्ली घूमने का 1 डे कंप्लीट टूर गाइड जिसमें आप दिल्ली के प्रसिद्ध स्थानों को एक दिन में आराम से घूम सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपको ये वीडियो जेन्युइनली अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपना रिव्यू नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।